हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स। लास्ट वीडियो में जो हमने परसेंटेज का पार्ट 3 था उसमें जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उन सभी में एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था। क्वेश्चंस की लैंग्वेज अगर आप पढ़ते लास्ट वीडियो की तो उनमें सभी में ये लिखा था देयर शुड बी नो चेंज इन एक्सपेंडिचर शुड रिमेन सेम। लेकिन जो हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं उन सभी में एक्सपेंडिचर में चेंज होगा, तो ऑब्वियस ही बात है करने का अप्रोच भी बदल जाएगी। अगर आप लास्ट वीडियो एक बार दोबारा देखो तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मैंने आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन यूज़ करने के लिए एडवाइस किया था किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जिसमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसमें मैं नहीं एडवाइस करूँगा कि आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यूज़ करो। रीज़न भी बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाई 20%। उस टाइप के क्वेश्चन में भी यही लैंग्वेज होती है कि प्राइस बढ़ गया घट गया किसी भी क्वान्टिटी का, तो यहाँ प्राइस बढ़ गया 20% से, लेकिन पर्सन चाहता है कि उसका एक्सपेंडिचर 20% से नहीं बढ़ना चाहिए, उसका एक्सपेंडिचर सिर्फ 8% से बढ़ना चाहिए। तो बताओ वो अपनी कंजम्पशन कितनी कम करे। यहाँ वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो गया कि चलो ठीक है मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। जो लास्ट टाइप के क्वेश्चंस थे उसमें वो कहता था मेरा एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। पहले अगर 120 रुपया खर्च होता तो अभी भी 120 रुपया ही खर्च होना चाहिए। बट इस टाइप में क्या होगा, एक्सपेंडिचर में भी चेंज होगा। फॉर्मूला वही रहेगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, बिकॉज हम जानते हैं प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करो एक्सपेंडिचर बनता है। ये मैंने बताया था, इसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी ज़रूर। डायरेक्टली अगर इस पर जंप करोगे तो नहीं समझ आएगा, साफ बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं इसको लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करूँ तो उसमें मैं आपको कहता था कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लो, तो 20% मीन्स 1/5। और अगर इंक्रीज़ है तो प्राइस 5 से कितना हो जाएगा, 6। प्राइस 5 से 6 हो जाता तो कंजम्पशन मैंने करवा देनी थी 6 से 5, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाले केस में। लेकिन इसमें तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाना था। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। दो बटे 25 होता है, बढ़ रहा है तो 25 से कितना हो जाएगा, 27। जानते हो आप न्यूमरेटर ऐड हो जाता है जब बढ़ रहा होता है। तो फिर अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज 5 × 6 30 बन रहा है, जबकि यहाँ पे 25 है। 6 × 5 30 होता है, यहाँ पे फिर 27 है। तो परेशानी आ जाती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं बताता हूँ, इसको करने के लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, बेस्ट पॉसिबल मेथड बता रहा हूँ बिना कोई झंझट के। पहला काम क्या रहता है, टाइप पहचाननी है। टाइप कौन सी है, जिसमें एक्सपेंडिचर में भी चेंज हो रहा है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है। एक्सपेंडिचर इज नॉट कांस्टेंट हियर। मैंने कहा था ना सेम सेम टाइप के ही क्वेश्चन है, हल्का हल्का सा फ़र्क होगा। तो फ़र्क तो है लेकिन करने की अप्रोच भी बदल जाएगी। अब प्राइस 20% से बढ़ रहा है तो भूल जाओ कि फ्रैक्शन वैल्यू भी कोई चीज़ होती है। 20% से बढ़ रहा है मतलब 100 से कितना हो रहा है, 120, है ना। 20% से बढ़ने का ये मतलब होता है अगर पहले प्राइस 100 था तो अब 120 हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है, तो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट वाला क्वेश्चन होता तो ये 100 से 120 हुआ होता, तो ये डेफिनेटली 120 से 100 पे आ जाता। अगर ऐसा होता, ऐसा नहीं है, बट क्वेश्चन करने का तरीका तो ऐसा करना पड़ेगा मेरे को। अब आ जाओ, एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया, 8% का चेंज आया। 8% का चेंज मतलब अगर एक्सपेंडिचर पहले 100 है तो अब 108 हो जाएगा। देखो ये चीज़ क्वेश्चन से लिखी, क्योंकि बोला था प्राइस बढ़ा है 20% से, तो 20% से अगर बढ़ा है तो 100 से 120 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर वाली चेंज भी क्वेश्चन से लिखी, बोला एक्सपेंडिचर बढ़ा है 8% से, 8% से बढ़ा है तो मतलब 100 से 108 हो जाएगा। मैं एक चीज़ खुद से लिखने को बोल रहा हूँ, वो है कंजम्पशन वाली चेंज। मैं बोल रहा हूँ अगर ये 100 से 120 हो रहा है तो ये 120 से 100 करना, बस। 100 लेने से फ़ायदा क्या हो रहा है कि मेरी ये दो चीज़ें सेम बन रही हैं, और ये दोनों सेम होनी चाहिए। इस मेथड में ये दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए। जो यहाँ दिख रहा है वही आपको यहाँ दिखना चाहिए, तभी ये मेथड वर्क करेगा। तो 100 लेने से ये तो बेनिफिट है कि अगर यहाँ 100 लोगे तो यहाँ तो 100 आएगा ही आएगा। तो दूसरे वाले में मैं कह रहा हूँ 100 लेके ही करो। मतलब फ्रैक्शन मत लो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा हो, जिसमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ना हो, वहाँ फ्रैक्शन वैल्यू अवॉइड करो, बिकॉज फिर सेम करना मुश्किल हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ ये फैक्टर सेम होना चाहिए, दिस फैक्टर शुड बी सेम। जो कंजम्पशन के एंड में आ रहा है और जो एक्सपेंडिचर के स्टार्ट में आ रहा है वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है
फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको कंजम्पशन सीधी 120 से 108 कर देनी है, 120 से 108। तो कंजम्पशन अगर 120 से 108 हो रही है तो कितनी कम हो रही है, 120 से 108 हो रही है, कितनी कम हो रही है, 12। बट क्या ये 12% में आंसर है, नहीं। 120 से 108 हो रही है तो 12 कम हो रही है। फिर मैं कहता हूँ 12 कम हो रही है कितने से, नीचे मैं हमेशा क्या बोलता हूँ लिखने को, इनिशियल वैल्यू। तो 120 से 108 हो रही है ना, तो 120 इनिशियल वैल्यू है, तो नीचे 120 आएगा इंटू 100, बिकॉज परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 तो करना पड़ता है। तो 0 से 0 काट दो, 12 से 12 काट दो, 10% आंसर। ये रहा आपका 10%। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, मैं आपको फिर कर देता हूँ एक बार। ये देखा 20%, देख लेना ध्यान से कि इंक्रीज़ है कि डिक्रीज़। इंक्रीज़ है तो बढ़ा दो, 100 से 120 कर दो। ये आंखें बंद करके 120 से 100 लिख दो बिना सोचे समझे। और एक्सपेंडिचर में देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, कितने परसेंट का, 8% का, 100 से 108 कर दो। ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम होना चाहिए, जो कि ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, इसको 120 से 108 पे देखना है कि क्या चेंज आ रहा है। तो 120 से कोई चीज़ 108 हो रही है तो 12 का डिक्लाइन आ रहा है, 12 का डिक्रीज़ आ रहा है। 12 का डिक्रीज़ आ रहा है कितने से, 120 से, तो 12/120 इंटू 100, 10% आंसर। यही पूछा था उन्होंने कि कितनी कंजम्पशन डिक्रीज़ करनी है, 10% करनी है। 3-4 क्वेश्चन और लेता हूँ, ये मेथड भी आज आपको पक्का हो जाएगा और ये वाली टाइप में भी आप माहिर हो जाओगे। अब आप टाइप तो जान चुके हो, तो अब सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यूज़ ही चेंज होंगी, तरीका वही रहने वाला है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ इंक्रीज बाय 28%, लेकिन आदमी क्या चाहता है, अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 22% ओनली। मतलब वो कह रहा है ठीक है खर्चा बढ़ा लेते हैं, कोई इशू नहीं है, खर्चा वो कांस्टेंट रखने की बात नहीं कर रहा है। बाय अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन, उसको अपनी कंजम्पशन कितनी कम कर लेनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज़ किया है, इट मीन्स आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, कुछ डेसिमल में आएगा, कुछ राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तभी ऑप्शंस आपको अजीब से दिख रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, मेथड हमें पता है। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस 28% से बढ़ गया, मतलब 100 से कितना हो गया, 128। तो ये चीज़ खुद से लिख लेनी है, 128 से 100, और एक्सपेंडिचर 100 से 122। फिर नोटिस करना होता है क्या ये वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट सेम है, तो बिल्कुल है। तो देख लो, कोई चीज़ 128 से 122 आ रही है तो कितने का चेंज हो रहा है, 6 का। कितने से, 128 से, है ना। इनिशियल वैल्यू तो 128 है, 122 तो बाद में बनी जब उसमें से 6 कम हुआ, तो नीचे इनिशियल वैल्यू काट लेंगे, 2 के टेबल से काट लेते हैं। 2 3 ज़ा 264 ज़ा, स्टिल कैंसल आउट हो रहा है 4 के टेबल से। 4 16 ज़ा 4 25 ज़ा, अभी कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 25 3 ज़ा 75, 75 को 16 से डिवाइड कर लो। 16 4 ज़ा 64, बचे 11, आगे लगाओ 0 और यहाँ लगाओ डेसिमल। 110 से छोटा क्या आता है, 96, कितने ज़ा 6 ज़ा, बचे 14, आगे लगेगा 0। 16 8 ज़ा 128, बचे 12, 120। 16 7 ज़ा 112, बचे 8 80 5 ज़ा। तो आपका अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना हो तो वो आ रहा है 4.6875%। बट ऑप्शन में तो इतने डिजिट तक वो गया ही नहीं है। अब आपको देखना है इसका सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो 5 वाले तो सीधे बाहर करो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ तो आंसर 4.7 होगा या 4.9 होगा, तो ये 4.9 कहाँ बना, 4.6 है और 6 के आगे वाला डिजिट 8 है। जब आगे वाला डिजिट 5 से बड़ा होता है तो ये अपने नेक्स्ट नंबर में चेंज हो जाता है। जब इसके आगे वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो ये क्या नज़र आ रहा है आपको, 8 नज़र आ रहा है, 5 से बड़ा है तो 6 में 1 ऐड हो जाता है। राउंड ऑफ करें अगर तो ये बन जाएगा 4.7% अप्रॉक्सीमेटली। तो 4.7% इस क्वेश्चन का आंसर है।
थोड़ी बहुत आपको अप्रॉक्सीमेशन भी आनी चाहिए। मैं तो इसको यहीं पे रोकने वाला था जब 6 दिख गया था मुझे, कि मुझे पता है 6 के बाद जो मर्जी डिजिट आ जाए, यहाँ तो 6 का 7 बनेगा, 9 बनने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, ये नहीं हो सकता था फिर। बट स्टिल अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा कर सकते हो, अदरवाइज़ यहीं पे रुक जाओ, इससे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब आने वाले क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ऐसी ही रहेगी कि सीधा सीधा नहीं कटेगा। जैसे 25 3 से 75 बटे 16, 75 और 16 नहीं कटते, 16 के टेबल में 75 नहीं आता, 80 आता है, वो भी 5 ज़ा, तो 64 आता है, 4 ज़ा, तो 75 बीच में रेंज कर रहा है, तो पॉइंट में ही आंसर आना था, लेकिन वो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट चाहता है, तो वो आपको राउंड ऑफ करके ही बनाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे 4.6 आंसर चाहिए, वो राउंड ऑफ करना आना चाहिए। मेथड सीखो बस आप, वैल्यू वो कुछ भी दे दे, इट हार्डली मैटर्स। और क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, बिकॉज ऑफ वैल्यू चेंज हो सकती है, टाइप तो यही रहेगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जैक्टली द सेम। प्राइस ऑफ शुगर बढ़ गया 17% से, लेकिन पर्सन चाहता है कि उसका एक्सपेंडिचर बढ़े सिर्फ 8% से, तो बताओ वो कंजम्पशन कितनी कम करे नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब इसका आंसर भी आपका पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट्स में आएगा और बहुत बड़ा आएगा, लेकिन आपको चाहिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट, तो राउंड ऑफ कर लेंगे, कोई इशू नहीं। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस बढ़ा 17% से, मतलब 100 से कितना हो गया 117, तो ये 117 से 100, और एक्सपेंडिचर 8% से बढ़ा, मतलब 100 से कितना हो गया 108। ये और ये सेम होने चाहिए, होते ही हैं, फॉर्मेलिटी है सिर्फ चेक करना। और 117 से ये कितना दिख रहा है आपको कंजम्पशन 108 होता हुआ, मतलब कितने का रिडक्शन हो रहा है 9 का। 117 से कोई चीज़ 108 हो रही है तो 9 कम हो रहा है, कितने से 117 से। ये ध्यान रखना कि नीचे 117 ही आए, तो 9 और 117 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना बन रहा है 9, 7 + 1 8 + 1 9, 9 1 ज़ा 9 13 ज़ा। अब 13 एक प्राइम नंबर है, ये 100 से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो डिवाइड कर लो। 13 7 ज़ा 91, 100 में से 91 गए 9, यहाँ लगाओ 0, यहाँ लगाओ डेसिमल। 13 6 ज़ा 78, पीछे बचे 12, बना दो 120, 13 9 ज़ा 117, और आगे ये चलता जाएगा, हमें इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं से आइडिया मिल जाएगा कि हमारा नियरेस्ट आंसर क्या बन रहा है। दिस इज़ 7.69, 7.69। अब आप खुद बताओ, ये 7 पॉइंट कुछ है, अब ये 8 तो नहीं बना ना, तो ये और ये आंसर तो नहीं हो सकते। और मैंने कहा था ये वाले डिजिट के बाद वाला डिजिट देखना होता है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो ये वाला डिजिट अपने नेक्स्ट डिजिट में चेंज हो जाएगा। तो ये 9 है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा तो 6 किस में चेंज हो जाएगा 7 में, तो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 7.7, जो कि ऑप्शन डी है। दिस इज़ योर आंसर। राउंड ऑफ करना इज़ नॉट ए बिग थिंग, यू जस्ट नीड टू नो दैट मैथड, बस कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये लिखना 100 से 117, 117 से 100, 100 से 108, ये इससे यहाँ पे जा रहा है, कितना कम हो रहा है 9, कितने से 117 से, बस कैंसिल आउट करो और ख़त्म बात। एक और करवा देता हूँ, वैसे कोई मतलब नहीं है इतने सारे क्वेश्चन करवाने का, जस्ट वैल्यू चेंज कर करके, बट आपकी प्रैक्टिस भी अगर यहीं हो जाए तो और बेटर चीज़ है। वैसे प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी है, जितनी ज़्यादा करो। आपकी एक क्वेश्चन की डिमांड आई है वो जिसमें एक ईयर का इंक्रीज़ ना हो, पहले साल इंक्रीज़ हो जाए, अगले साल डिक्रीज़ हो जाए, तीसरे साल फिर इंक्रीज़ हो जाए, तो वो क्वेश्चन भी कवर करूँगा मैं, बट मे बी इसके बाद एक और टाइप हो, फिर उसके बाद उस पर आऊँगा मैं। और जो आपने कमेंट में क्वेश्चन पूछा है, एक लाइन का आंसर है उसका, मैंने देखा आपने कि कमेंट में कैसे सॉल्व किया, आपने थोड़ा लेंथी प्रोसीजर लिया है, मैं आपको बताऊँगा उसको कैसे शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा वेट करो, बिकॉज आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आई गेस मई में है, उससे पहले आपकी टाइपिंग होगी मार्च में, और हमारे पास पूरा अभी फरवरी पड़ा है, मार्च भी पड़ा ही है, फिर जाके अप्रैल में जाके शायद टाइपिंग है, अप्रैल में टाइपिंग आई गेस, मई में जाके एग्ज़ाम है। और सिलेबस में JKSSB ने फिर चेंज कर दिया, पहले जूनियर असिस्टेंट में GK नहीं थी, अब GK भी डाल दी। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है ये सोच के कि इसमें GK नहीं थी, तो उनके साथ गलत है ये। मतलब आपको पहले ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रखना है, हर तीसरे दिन सिलेबस चेंज करने का कोई सेंस नहीं बनती। मतलब बच्चा तो फिर हर टाइम पे अनश्योर ही रहेगा ना,
वो फॉर्म अभी भरेगा ही नहीं, फिर वो सोचेगा क्या पता हो सकता है तीसरे दिन फिर नोटिफिकेशन आ जाए कि इसका सिलेबस में हमने ये अमेंडमेंट कर दिया। मतलब टाइम लो, पहले तरीके से पहले सिलेबस बना लो। हर तीसरे दिन मतलब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करेंगे तो आप सिलेबस में वो चेंज कर देते हो, क्या मतलब है इसका? मतलब आप अगर अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर ले रहे हो तो अकाउंट्स उसमें अगर शामिल होता है, अकाउंट्स को पहले से वेटेज देनी चाहिए थी। पहले 15 मार्क्स का बना दिया, फिर 30 का कर दिया, कभी 20 का कर दिया। मतलब प्लानिंग की कमी साफ साफ दिखती है। अगर आपसे बड़े लेवल पे रिक्रूटमेंट करवाई नहीं जाती है तो क्यों पंगे करते हो? नोटिफिकेशन आप 10-10 निकाल देते हो, और कोई तरीका है नहीं। डिवीज़न जम्मू, डिवीज़न कश्मीर मिक्सअप किया हुआ सब कुछ, और हर एक के लिए फॉर्म अलग से लगाओ। आप एक ही बार 350 रुपये लो और बच्चे को बोलो यू कैन गिव मल्टीपल एग्ज़ाम्स इन सिंगल पेमेंट। मतलब बच्चे को जितने एग्ज़ाम देने हर एक का 350 अलग से दे आपको। मतलब ये रेवेन्यू जनरेट करने का एक नया तरीका है, रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहे हैं हम। लूटने का एक तरीका मान सकते हो आप। बट खैर, हमें इन चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना, हमें अपनी तैयारी पे लगे रहना। ये कुछ भी कर लें, हमें तो एक सीट चाहिए और हम किसी तरीके से वो हासिल करेंगे। बस आप में पेशेंस की थोड़ी कमी नज़र आ रही है मेरे को। आपका ये होता है कि रोज़ की एक वीडियो मिलनी चाहिए, आपको मैं 50 मिनट की वीडियो दे रहा हूँ, 35 मिनट की वीडियो दे रहा हूँ। 15-15 मिनट की शूट करनी हो तो मैं 10 दे दूँ एक दिन में। बट मैं चाहता हूँ कि एक सिंगल वीडियो में ही काफ़ी कंटेंट हो, जिससे देख के अभी आपको बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं आती हैं। मैंने आपको देखा आप सिंपल क्वेश्चंस में भी फंस जाते हो, तो बहुत ज़्यादा अभी हाई लेवल की उम्मीद मत रखो। अगर बेसिक अच्छे से आ जाएगा तो हाई लेवल कुछ नहीं होता। हाई लेवल यही होता है, बस बेस अच्छे से आना चाहिए। बेसिक पे ही वर्क करो भी फ़िलहाल। JKSS भी कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं डाल सकता, और डालेगा भी तो हम उसके लिए भी आपको तैयार कर देंगे, उस चीज़ की टेंशन मत लो। बस पेशेंस रखो। मतलब आप बोलते हो कि रोज़ की एक वीडियो चाहिए, हम वीडियो डाल रहे हैं यार। अब लेक्स पे डाल दी हमने, वो कैब के सेशन चल रहे हैं, ज्योग्राफी की सीरीज़, साइंस की सीरीज़, केमिस्ट्री की मैं बनाने वाला हूँ। सब्र रखो बस। एवरीथिंग इज़ कमिंग बोला है जब आपको। ग्रामर की सीरीज़ आएगी, हर एक चीज़ आएगी, बट इट टेक्स टाइम। क्वेश्चंस की कंपाइलेशन बनानी पड़ती है, एक टाइप के क्वेश्चन कवर करने पड़ते हैं। रैंडम करवाना हो तो कोई इशू नहीं है कि एक क्वेश्चन कहीं से पकड़ लिया, कहीं से पकड़ लिया। मैं टाइप वाइज चीज़ें करवा रहा हूँ ना आपको, तो थोड़ी सी पेशेंस रखो। हो सकता है बीच में एक दिन स्किप हो जाए, दैट डजंट मीन कि हम कहीं पे भाग गए। हम यहीं हैं, आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं। हमारे साथ जुड़े रहो बस, और आपका एग्ज़ाम ये क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो जूनियर असिस्टेंट के लिए हैं वो अपनी टाइपिंग पे भी वर्क कर लो, बिकॉज टाइपिंग क्वालिफाई होगी तो आपको अगला पेपर देने देंगे। टाइपिंग फेल तो अगले पेपर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो स्किल टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद वाला 80 मार्क्स वाला तो है ही। प्लस बाकी में भी जो मैथ्स आना है, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, किसी में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट डाल दिया हुआ है। मतलब मेरे को ये सिलेबस समझ नहीं आ रहा कैसे बनाया। मतलब किसी में आप अरिथमेटिक डाल रहे हो, किसी में 11th-12th का मैथ पूछ रहे हो। तरीके से सिलेबस नहीं बनाया गया। मतलब ये चीज़ समझते हुए कि एग्ज़ाम किस चीज़ का लिया जा रहा है, ऐसी रैंडम सिलेबस बना दिया हुआ है। हर एक में JNK की हिस्ट्री, ज्योग्राफी डाल दी है, किसी में इंडियन भी डाल दी है, स्पोर्ट्स कल्चर। मतलब खिचड़ी टाइप बना दी है। कुछ बताया नहीं है एग्जैक्टली कि मतलब इस चैप्टर को कितनी वेटेज रहेगी, या अरिथमेटिक जो 20 नंबर का आना है आपको, उसमें क्या सिस्टम रहेगा। मतलब सिलेबस लिख के जो लास्ट टॉपिक है उसके आगे ETC लिख दिया हुआ है, एट्सेट्रा। मतलब हम और भी एक्सपेक्ट करें। और एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ है टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। ये कौन सा चैप्टर है? टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर तो सुना था। टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस कौन सा चैप्टर बना है नया? मतलब आपने यहाँ पे एक और चैप्टर मिक्स कर दिया कि आप टाइम एंड वर्क भी पढ़ो और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी पढ़ो। बच्चे को तो ये एक ही टॉपिक लगेगा, उसको क्या पता कि आपने वर्क भी साथ में शामिल कर दिया स्पीड की जगह। मतलब दो दो टॉपिक डालने, अलग से लिखो, मेंशन करो। सिलेबस बनाने में टाइम लिया करो, अच्छे से बनाओ। इतनी कन्फ्यूजन पैदा कर देते हो आप। स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो अच्छे से करो ना। एक तो 4G इंटरनेट नहीं है, 2G पे सारा काम करना है बच्चों को, फिर भी उसमें भी अगर इतनी परेशानियां हो, हर तीसरे दिन सिलेबस में अमेंडमेंट हो रही है। तरीके से पोस्ट निकालो, किसी की एक पोस्ट, किसी की 2 पोस्ट। मतलब एक जूनियर असिस्टेंट की ही अगर पोस्ट निकालनी है तो किसी एक PDF में निकाल दो सारी की सारी। मतलब एक PDF में 3 दिखती हैं, कहीं UT कैडर के अलग हैं, जम्मू डिवीज़न के अलग हैं। बहुत ऐसे, क्या बोलूँ अब मैं। मतलब अकाउंट्स असिस्टेंट और JK बैंक की रिक्रूटमेंट के बाद ये जो 1700 वाला ये ड्रामा किया हुआ, तो मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। मतलब कहीं किसी में 232 वैकेंसी आ रही है, किसी में 500 वैकेंसी आ रही है। वो क्लब करो, एक जगह निकालो ये सारा मटेरियल।
तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, हम हैं ही इसीलिए कि आपकी चीज़ें आसान कर सकें। तो अब देखो ये सेम ही क्वेश्चन पकड़ा मैंने, लेकिन देखो इसने लैंग्वेज चेंज कर दी क्वेश्चन की। बिल्कुल नहीं घबराना, वही चीज़ है, बस क्वेश्चन में भाषा बदल दी उसने। वन द प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज रिड्यूस्ड, अभी तक इंक्रीज़ कर रहा था, उसने रिड्यूस कर दिया। क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता? हमें नहीं। बाय 20% देन इट्स सेल इंक्रीज्ड बाय सर्टेन परसेंटेज। जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ की कीमत कम हो जाती है तो उस चीज़ को लेने वाले ग्राहक बढ़ जाते हैं, तो सेल बढ़ेगी कि नहीं? ऑब्वियसली सेल बढ़ जाएगी। सेल बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू मीन्स कंपनी के पास जितना पैसा आ रहा है, कंपनी मान लो, दुकानदार मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब कि अब 60% का रेवेन्यू ज़्यादा आने लगा। पहले अगर मेरे को दिन में 100 रुपये की ग्राही होती थी तो अब 160 रुपये आएंगे दिन में। मतलब पहले मेरी अगर टोटल सेल 100 रुपये थी, अब 160 हो जाएगी। वही लॉजिक, वही सब कुछ हमें बताना है, सेल्स में कितना इंक्रीज़ हुआ। तो फॉर्मूला वही रहेगा, प्राइस इंटू सेल इज इक्वल टू रेवेन्यू। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर था, तो कंजम्पशन की जगह सेल कर लो, एक्सपेंडिचर की जगह रेवेन्यू कर लो, बात तो वही है। प्राइस इस बार रिड्यूस हुआ 20% से, तो क्या 100 से 120 होगा? नहीं, 100 से 80 होगा। रिड्यूस होने का मतलब 100 से 20 कम हो जाएगा, तो ये 80 से 100 कर देना। हाँ, इसमें तो उल्टा चेंज आता है ना, जो चेंज इसमें आता है इसमें उसका रिवर्स चेंज आता है। अगर ये 100 से 80 आएगा तो 80 से 100 होगा ही होगा। रेवेन्यू बढ़ा है 60% से, मतलब 100 से कितना हो गया? 160। फिर अगली चीज़ क्या होती है? ये और ये सेम होने चाहिए, वो डेफिनेटली सेम आएंगे। जब तक हम फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे, हम कोई पंगा नहीं करेंगे, तो ये 100 और 100 तो आएगा ही आएगा। अब देखो, सेल 80 से कितनी हो रही है? 160। सेल यहाँ मुझे 80 नज़र आ रही है और यहाँ कितनी होगी? 160। 80 से कोई चीज़ 160 होगी, कितनी बढ़ गई? 80 बढ़ गई। 80 में कितने जुड़ेगी? 160 बन जाए, तो आप बोलोगे 80, तो इट मीन्स 80 का इंक्रीज़ हुआ है। कितने से? कितने से मतलब ओरिजिनली कितना था? 80 था। 160 तो बाद में बनाना इंक्रीज़ हो गए, पहले 80 था तो नीचे 80 आएगा, इंटू 100। 80 से 80 कैंसिल, 100% आंसर। 100% कौन सा ऑप्शन है? सी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज वो कुछ भी कर दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपने मेथड पे बस टिके रहना है। हमने देख लिया कि यहाँ पे रेवेन्यू में चेंज आ रहा है ना, देयर इज़ इंक्रीज़। अगर रेवेन्यू में चेंज आ रहा है, रेवेन्यू बोल दे, एक्सपेंडिचर बोल दे, सेम ही बात होती है, मतलब फॉर्मूला तो सेम ही है। कोई चीज़ 10 रुपये की है और सेल मतलब वो 8 बिक गई। कोई चीज़ 10 रुपये की थी और वो मैंने कितनी बेच दी? 8। तो क्या मेरा 80 रुपये रेवेन्यू नहीं हो गया? हाँ, इस टाइम पे आप शॉपकीपर बन जाओ, कस्टमर ना बनो। कस्टमर बनोगे तो ये आपका एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन शॉपकीपर के बिहाफ से अगर इस क्वेश्चन को रीड करो तो जो चीज़ आप बेचते हो वो आपकी सेल होती है, लेकिन जो चीज़ बंदा खरीद रहा होता है वो उसकी कंजम्पशन होती है। तो बस उसने क्वेश्चन की भाषा बदल दी, आपको शॉपकीपर बना दिया। तो बन जाओ ना शॉपकीपर थोड़ी देर के लिए, उसके भी मज़े ले लो, ताकि आपको पता चले नौकरी कितनी ज़रूरी है। तो प्राइस इंटू सेल इज इक्वल टू रेवेन्यू। प्राइस 20% से कम हुआ था तो 100 से 80 कर दिया, तो इसको 80 से 100 करना ही है। और रेवेन्यू बढ़ गया 60% से, तो 100 से 160 कर दो। ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम होना चाहिए, जो कि है। तो ये 80 से 160 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 80 बढ़ रहा है, तो 80 ऊपर लिख दो। कितने से बढ़ रहा है? 80 से बढ़ रहा है, वो नीचे लिख दो। 80 से 80 कैंसिल, 100% आंसर। 100% वॉज द सी ऑप्शन। तो आई होप ये टाइप भी अब आपको क्लियर होगी। थोड़ा सा तेज़ पढ़ाया मैंने इस वीडियो में, आमतौर पे मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ, बट वीडियो को ज़्यादा बार प्ले करके भी देख सकते हो आप, वीडियो की स्पीड कम करके भी देख सकते हो, है ना। वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, अगर 1.25 करके, तो 0.75 करके भी देख सकते हो। पढ़ने वाले अगर आप हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको फिर कोई साउंड की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई क्लैरिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप पढ़ने वाले हो। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, लोग कैसी कैसी एडवर्स कंडीशन में पढ़ लेते हैं और आपको सब चीज़ें मिल रही हैं, आप फिर भी नखरे करते हो कभी कभार। आपकी सभी समस्याओं का हल करेंगे हम, लेकिन गिव अस सम टाइम। एग्ज़ाम बार बार बोलता हूँ, क्वालिफाई करना नॉट ए बिग थिंग, अगर तरीके से स्ट्रेटजी बना के किया जाए तो। टाइप 4 तक पहुँच गए हैं। परसेंटेज में काफ़ी टाइप्स हैं, अभी वोटर्स वाले क्वेश्चन करने हैं, कमीशन वाले क्वेश्चन करने हैं। टॉपिक लंबा है, टाइम मैं पूरा लूँगा, मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ कि मुझे कल ख़त्म करवाना सिलेबस, परसों आपका एग्ज़ाम तो है नहीं। आराम से करेंगे, तरीके से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि जितना पढ़ रहे हैं ये रिटेन करके भी रखना है। ये थोड़ी मतलब है कि पढ़ लिया इस महीने, अगले महीने तक आपके दिमाग से सब वॉश आउट हो गया। हमें चाहिए
कि एक बारी हम ये चीज़ें कर लें तो वापस जब आएँ इस पे तो MCQ के सेशंस करें, कि तब मैं आपको बोलूँ कि मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं, अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। आने वाले टाइम में लाइव सेशंस भी कोशिश करेंगे हम करने की, बट उसके लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी, है ना। MCQ की फॉर्म में भी क्वेश्चन आएंगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिया करूँगा 5-6, अटैम्प्ट करो, साथ साथ में सोल्यूशन भी मिलेंगे। फिर आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो टाइप वाइज है तो मज़ा आ रहा है कि हाँ अभी दिमाग में यही चीज़ चल रहा है तो यही मेथड दिमाग में तो हो जाएगा, लेकिन जब 5-6 तरह के क्वेश्चन मिक्स करके रखे होंगे मैंने आपके सामने, तो फिर आपको पहचानना है कि ये क्वेश्चन कौन सी टाइप में फॉल कर रहा है, ये कौन सी टाइप में। टाइप पहचानोगे तो फिर तरीका दिमाग में आना चाहिए कि इस टाइप को कैसे करना था, इसको कैसे करना था, बिकॉज ये याद रखने पड़ेंगे तरीके। हर एक को करने का डिफरेंट तरीका है, ऐसा नहीं है कि इसको करने का ये अकेला तरीका है। ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत लेंथी जाएगा और सोचना पड़ेगा। इसमें सोचना नहीं है, इसमें क्वेश्चन पढ़ना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। मतलब जैसे तोते ने कोई चीज़ रट ली होती है ना, बस वो चीज़ करनी है आपको, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। कॉन्सेप्ट समझा कि ये क्वेश्चन में है क्या है, मेथड जान लिया, ख़त्म कहानी। बहुत ज़्यादा दिमाग अपना भी नहीं ख़राब करना और टीचर का भी नहीं करना कि कैसे आया, क्यों आया। कोई PhD नहीं करनी है आपको, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जॉब लेनी है, आगे बढ़ना है, दैट्स इट। सो बाय, नेक्स्ट वीडियो।